किसी आदमी के कुछ भी समय अगर जेल में बीता है तो ये सारा ये मतलब आपके कितना भी प्रॉपर उनको कॉम्पेंसेशन दे तो वापस नहीं आ सकता वो। नहीं तो फिर लेकिन आप ये कह रहे हैं नीलेश जी कि जिन लोगों ने इस जांच को अटकाया भटकाया ठीक से नहीं किया, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा? ये सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बकवास कर नहीं रही है कि सुनो, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ऑर्डर लेकर के। नहीं सुनिए मैं बताता हूं, देखिए अगर इनको अभी भी भरोसा है कि हमारे पास में, पहले तो सरकार क्या करे, आपके लीगल एक्सपर्ट से उज्जवल निकम साहब हो या और जो भी हो, आपके लीगल एक्सपर्ट से आप वेरीफाई कर लो कि ये सही में यही आरोपी थे क्या, या तो फिर उस समय के मेन आरोपी को बचाने के लिए इनको फंसाया गया। मैं बताता हूं कैसा होता है, जो मूवी में दिखाते गलत नहीं दिखाते, ऐसे कई रिपोर्टेड जजमेंट है। क्या करते हैं मालूम है क्या, देखो कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जिनका ये चोरों के साथ में डकैतों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये लोग क्या करते हैं कि चोरी करने का वो एरिया में पुलिस नहीं आएंगी, और आपको अगर मतलब पुलिस आजू बाजू में रहेंगी, लेकिन चोरी करते हुए अगर आपको पब्लिक ने पकड़ा तो पब्लिक के मार से बचा लेंगी, अरेस्ट करके ला लेंगी और खुद ही वकील देके आपको बेल करवा के दे देंगी। और जो चोरी का माल मिलता है, जेब काटी जाती है, उसका हफ्ता फिर उस वो करप्ट पुलिस अधिकारी को जाता है। अब ये जो लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपने सचिन वाजी जैसे लोग कि अरे बाकी छोड़ो, अर्नब गोस्वामी को झूठे केस में अरेस्ट कर लिया था, बाकी तो छोड़ दो। अब तीसरा, दूसरा एक इतना सीरियस बात मैं बताने वाला हूं ना, प्रूफ के साथ में। नहीं, पूरे मुंबई पुलिस को ओवरहॉल करना पड़ेगा वन एंड ऑल, या उसमें फिर आप कहेंगे कि नहीं कुछ ईमानदार ऑफिसर है, कुछ ईमानदार, ये ईमानदार ऑफिसर कोई ईमानदार नहीं है, मुझे तो अब लग रहा है नीलेश जी। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप, आपकी ये धारणा गलत है। सुनो, इतने ऑफिसर मैंने देखा है, जेंटलमैन है, ईमानदार है, उसी के वजह से सिस्टम टिका हुआ है। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। तो क्या है, मैं ये सीखा जो हूं ना, तो ये गलत पुलिस अधिकारियों से मेरा पाला पड़ा, उनके साथ खिलाफ केस लड़के तो मैं इतना आ गया हूं। तो उस समय अच्छे पुलिस अधिकारी ने मदद की है अपने को भाई। अभी दिशा सारियान में कितने अधिकारी ने मदद की है, उनके अंदर के सीक्रेट अपने को कहां मालूम पड़ते, क्या इनका कम्युनिकेशन हो गया, क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट अंदर घुसाया बाहर निकाला, स्टेशन डायरी के कौन से पेज फाड़े, कौन से ऐड किए। चलो कुछ बातें बोल रहे आप है, अभी इनको क्या मालूम है। ये जिस दिन नगरकर जो है ना, ये सीनियर पीआई है, जिस दिन कोर्ट में फाइल देगा, मैं हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करके कस्टडी में ले लो फाइल, तो उसकी कॉपी हमको दे दो, उसके दूसरे दिन ऐसे ऐसे प्रूफ देंगे ना, इनको जमानत मिलने को भी चांस नहीं रहेगा इनका। तो चलो ठीक है, उस पर आते ही बात में मैं आज आता हूं। जिस सबूत के अभाव में वो छूट गए हैं 12 आरोपी, यहां सबूत ही सबूत आप देंगे तो वो छूटने का कोई सवाल नहीं है। अरे नहीं नहीं, इसमें तो छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए क्या हुआ। एक महाराष्ट्र पुलिस का और एक केस है, इनके किस्से बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से हैं इनके। महाराष्ट्र पुलिस का एक केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मंगेश चौहान 2020 का डिवीजन बेंच जस्टिस नितिन सांबरे और जस्टिस सूर्यवंशी साहब का जजमेंट है। नेट पे सर्च कर लें, बहुत बढ़िया जजमेंट। उसमें क्या बताया, एक कस्टडी में इन्होंने मारा है। क्या करते हैं जब चोरी गिरी का मामला आता है ना, ये दिशा सारियान का गैंग रेप, मर्डर, ड्रग्स का बिजनेस, ये बड़ा मामला नहीं है इनके लिए। लेकिन क्यों एक आधा चोर का विषय आ गया या कुछ या आ गया, तो उसमें उसकी पिटाई इसलिए करते कि हिस्सा कितना तुझे चोरा कितना और हमको कितना दे रहा है, उस पर पिटाई करते कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी रहते। तो ठीक है, अभी एक बार क्या हुआ, इन्होंने कस्टडी में को मारा, उसका मर गया। अब मरने के बाद में उसका जो चार्जशीट फाइल हुई, उसमें विटनेस था एक पुलिस अधिकारी। वो पुलिस अधिकारी दूसरे ब्रदर पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए ट्रायल में हॉस्टाइल हो गया, बोला नहीं नहीं वो ऐसा स्टेटमेंट नहीं था, ऐसा नहीं था, ये साहब की कोई गलती नहीं है।
हाई कोर्ट ने उसको निकाला शो कॉज नोटिस, तेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं ऑर्डर करने का? तूने तेरा स्टेटमेंट चेंज कर दिया आरोपी पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए। वो जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इतना सुंदर लिखा है कि ये ऐसे जो क्रिमिनल जो लोग हैं, मतलब पुलिस अधिकारी हो या जो भी हो, जो कोर्ट में ही झूठ बोल रहे हैं, तो इन लोगों को समाज में छोड़ना, ये क्या है? ये सोशल पोल्यूशन है और ये देश ऐसा एफोर्ड नहीं कर सकता है। और नहीं, फिर ये वो तो आप ये कह रहे हैं कोर्ट की बात, आप ठीक बात कह रहे हैं नीलेश जी। मैं ये कह रहा हूं कि अब इस केस के बाद सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सरकार कोई कमीशन नहीं बिठा रही है कि भाई जिन एजेंसी ने जांच की, जिन पुलिस वालों ने जांच की, वो कहां है। बहुत सारे रिटायर हो गए, ट्रांसफर हो गया, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट चला गया, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है। तो अब कोई कमीशन बिठा करके टाइम बाउंड तरीके से इंक्वायरी होगी, या सुप्रीम कोर्ट का लॉलीपॉप दे करके इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? नहीं नहीं, सुनिए, वो वैसा भी नहीं है। अभी एक जो मैंने आपको भेजा है ना, वो गाइडलाइन है किसके लिए? सारे, वो आपको जो भेजा दिखा सकते हैं, सारे कोर्ट्स को, सारे जजेस को, सारे स्टेट गवर्नमेंट को, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में गाइडलाइन देकर कि जब कभी आपको लगता है ऐसा झूठा इन्होंने किया है पुलिस वालों ने, तो ये कोर्ट का डिपार्टमेंट है, कोर्ट की जिम्मेदारी है, उन्होंने प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करने का। एक दूसरा, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, उसने अपना तुरंत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाने की और एक्शन लेने की। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। अब इस गाइडलाइन के तहत काम नहीं करेंगे तो सरकार पे भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी, और इवन कोर्ट ने नहीं किया होगा तो कोर्ट पर भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। ये लॉ है। आपको एक, तो क्या आपको लगता है कि उस वक्त की जो सरकार थी, किसी बड़े की प्लेयर को बचाने के लिए ये छोटे छोटे निर्दोष लोगों को फंसाया? और अगर निर्दोष लोगों को फंसाया तो मकोका ने फिर कैसे 5 लोगों को फांसी की सजा दे दी? उसका क्या आधार था? ये तो जुडिशियल प्रॉपर्टी का भी सवाल हो गया है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का भी सवाल हो गया है। एक कोर्ट कह रहा है फांसी की दो सजा, हाई कोर्ट कह रहा है कि डिफेंस जो है वो साबित करने में नाकाम रहा, कि जो जो प्रोसिक्यूटर है वो साबित करने में नाकाम रहा कि ये फलाना आदमी ने क्राइम किया है। अरे बाबा, हाईकोर्ट सिर्फ उतना नहीं कह रहा है। हाईकोर्ट कह रहा है कि तुमने झूठा चार्जशीट बनाया, तुमने झूठा ये बताया कि हमने केस सॉल्व कर लिया है। इसमें एक और नई पॉसिबिलिटी निकलती है। पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि उससे उस समय का कोई एक बड़ा लीडर, जिसका बहुत बड़ा फ्रॉड निकलने वाला था, उसको उसको भी जेल हो सकती थी। उसके फ्रॉड से, करप्शन से जनता का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने सुपारी देकर ये बम विस्फोट करवाए, और खुद के ही एक आयोग को बाद में अपॉइंट करके कुछ निर्दोषों को चार्जशीट फाइल करके बोलते आप पकड़ लिए, मुजाहिदीन के पकड़ लिए, सिमी के पकड़ लिए, जो भी लश्कर तैयबा के पकड़ लिए। ये भी पॉसिबिलिटी निकलती है। इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और कोर्ट के सुपरविजन में होना चाहिए। हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में तो क्लियर, और आखिरी पैरा तो उनका यही है कि अगर इस तरह से जांच होता रहा तो अल्लाह ही मालिक है। अभी सुनिए, आपको मैं एक और सुनिए, उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की और शरद पवार की। तो विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर और आर पाटिल होम मिनिस्टर। यस, हो गया। यस। और इनके गॉडफादर शरद पवार। यस। अभी इनका एक गॉडफादर सोनिया, उनकी गॉडफादर सोनिया गांधी। हाँ, अभी मैं और बराक ओबामा ने द प्रॉमिस्ड आइलैंड करके बुक है, मेरे ख्याल से, क्या है वो, उनका एक बुक है ना बराक ओबामा का, उसमें एक वर्ड लिखा है कि ये सोनिया, मनमोहन सिंह, इनकी खासियत है कि वोट बैंक को कुछ ये ना हो, प्रॉब्लम ना हो,
इसलिए वो पाकिस्तान के भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करते। ये इनका ये था, मतलब पूरा उसको क्या बोले कि एजेंडा था या जो भी है उनका, ठीक है। अब मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा, ये सेम लोगों का क्या हुआ। यवतमाल में, नागपुर के पास यवतमाल है, यवतमाल में एसपी थे अब्दुल रहमान। वो एसपी बाद में प्रमोशन होके पूना के पुलिस कमिश्नर बने और बाद में सीआईडी के आईजी बने, फिर जिनका सीआईडी का आईजी का पोस्ट हमारे कंप्लेंट पे, रशीद खान पठान साहब के कंप्लेंट पे और दैनिक साहसी के न्यूज के